हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो अगला नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने आरडीटी की लेक्चर सीरीज़ बनाई है, उसका ये अगला टॉपिक है। अगर आपको याद होगा तो आपने लास्ट लेक्चर में इस सीरीज़ के आपने देखा होगा कि हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में बात करी है, और उसमें भी एक जो पहला लेक्चर बनाया था वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के जनरल ओवरव्यू के बारे में था, और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के बारे में बात कर रहे थे। इससे पिछला वाला जो लेक्चर था वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 1 के बारे में था। आज जो डिस्कशन होगा वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज 2 के बारे में होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस टाइप 2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये जाननी है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो सबसे अधिक यूज़ होता है लैबोरेटरीज़ में, साइंटिफिक स्टडीज़ में। जब भी आपको कोई न्यूक्लिक एसिड को कट करना है या डीएनए या आरएनए के मॉलिक्यूल को कट करना है, तो सबसे अधिक जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज़ होता है वो यही यूज़ होता है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ऐसा क्यों होता है, क्या क्या इसकी खासियतें हैं, वो सब अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहली चीज़ ये, इसका सोर्स क्या होता है, तो समझिएगा यू बैक्टीरिया यानी कि जो मॉडर्न बैक्टीरिया हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। और आर्किया, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि आर्किया जो हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आर्किया में भी ये आपको देखने को मिलेगा और यू बैक्टीरिया के अंदर भी इसका सोर्स देखा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई इससे पीछे जब लेक्चर में हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने आपको ये बात पॉइंट आउट की थी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज में जो रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम है, आरएम सिस्टम, उसमें कई दफ़ा देखा गया है कि दो सेपरेट एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें एक एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन का काम करता है, दूसरा एंजाइम जो है वो मॉडिफिकेशन का काम करता है। और कई उसमें देखा गया है, एंजाइम्स में देखा गया है कि ये एक सेम प्रोटीन या एक सेम एंजाइम का ही अलग अलग पार्ट है, यानी कि अलग अलग सब यूनिट्स की तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन सिस्टम अलग है, मॉडिफिकेशन सिस्टम अलग है, यानी कि अलग अलग इंटायरली डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, रेस्ट्रिक्शन के लिए अलग, मॉडिफिकेशन के लिए अलग। तो ये बड़ा एक अच्छा सिनारियो हो गया, एक अच्छा केस हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन सिस्टम तभी काम करेगा या रेस्ट्रिक्शन सिस्टम के साथ मॉडिफिकेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है तो दोनों को साइमल्टेनियसली काम करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन अलग काम करेगा, मॉडिफिकेशन अलग काम करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही हो गई कि यहाँ पे आरएम सिस्टम के लिए एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, सेम एंजाइम के अलग अलग सब यूनिट्स नहीं हैं, अलग अलग एंजाइम्स ही हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये बात होगी सेपरेट प्रोटीन्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन। भाई इसका साइज़ कितना होता है? कंपैरेटिवली साइज़ इसका कम है, क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स ही यूज़ हो गए तो साइज़ इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। 50 से 100 किलो डाल्टन के आसपास का साइज़ देखा गया है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया भी कि ये एक एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंड डाइजेशन के लिए है, दूसरा एंजाइम जो है वो रिकग्निशन एंड मिथाइलेशन के लिए। तो भाई पहला एंजाइम क्या करेगा? रिकग्नाइज़ करेगा। किसको रिकग्नाइज़ करेगा? जो साइट है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसको रिकग्नाइज़ किया और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर दिया। ये काम होता है इसका फर्स्ट एंजाइम का। और ये जो रेस्ट्रिक्शन या डाइजेशन वाला जो एंजाइम है वो ज़्यादातर होमोडाइमर या टेट्रामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं जो दूसरा एंजाइम है, इसका क्या काम है? इसका काम है रिकग्नाइज़ करना। भाई सेम रिकग्निशन साइट होगी, रिकग्निशन साइट सेम होगी, क्योंकि एक रिकग्निशन साइट को जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो एक रिकग्निशन साइट को देखेगा और उसको वहाँ पे काट देगा। सपोज़ करिए कि वायरस बाहर से आया हुआ है, उसके पास रिकग्निशन साइट है, या उसके पास डीएनए में उस रिकग्निशन साइट पे क्या करेगा, ये जो रेस्ट्रिक्शन सिस्टम है वो वहाँ पे जा कर के काट देगा उसको। और दूसरे केस में क्या होगा कि हमें बैक्टीरिया को अपना डीएनए बचाना भी है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन साइट पे, अपने डीएनए पे सेम रेस्ट्रिक्शन साइट पे वो मिथाइलेट कर देगा, ताकि हमारा जो डीएनए है या बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो सेव हो जाए। तो ये हो गया रिकग्निशन एंड मिथाइलेशन जो है वो दूसरा एंजाइम कर रहा है। बल्कि ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिकग्निशन मिथाइलेशन वाली जो चीज़ है ये मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वहीं ये जो डाइजेशन वाला है वो टेट्रामर या डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अलग अलग जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हैं, अगर उनको कंपेयर करिए आप, तो उसको कंपेयर करते समय आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड लेवल पे, यानी कि
अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, यानी कि प्राइमरी सीक्वेंस की बात करूँ और उनको ब्लास्ट कराऊँ या कंपेयर करूँ इनको आपस में, तो आप देख पाएंगे कि उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलता। दोनों का जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा या जो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, टाइप 2 की बात कर रहा हूँ, उनके जो अलग अलग एंजाइम्स हैं उसमें आपको ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलता, सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलती, यानी कि दोनों का जो सीक्वेंस होगा वो काफ़ी कुछ अलग अलग होगा। लेकिन जब हम 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं, उसकी दोनों का स्ट्रक्चर देखिए आप और उन दोनों के स्ट्रक्चर को अलाइन करिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ रीजन्स जो हैं वो उसके अंदर कंजर्व्ड देखे जाते हैं, यानी कि कंजर्व्ड डोमेन पाई जाती है। और आपको पता होगा, अगर थोड़ा बहुत आपको इवोल्यूशन का आइडिया है तो आपको ये पता होगा कि 3D स्ट्रक्चर में, प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर अगर सिमिलर है, यानी कि अगर वो इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है, उसके अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो आप एक चीज़ ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस या वो जो रीजन है या जो कंजर्व्ड डोमेन है उन सभी एंजाइम्स के अंदर, दैट इज़ ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ इस दौरान, इवोल्यूशन के दौरान वो चेंज नहीं हुआ और वो ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट सा फंक्शन कर रहा होगा। तो हालांकि मेरा कहने का मतलब क्या है कि इसके प्राइमरी सीक्वेंस के अंदर कोई आपको चेंज मतलब ये प्राइमरी सीक्वेंस जो हैं उनके अंदर आपको सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, वो काफ़ी कुछ दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बट जब आप उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने चलते हैं तो आपको कंजर्व डोमेन्स नज़र आती हैं, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, इससे प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं। इससे प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि जो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, जैसे टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, इनका कोई एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जहाँ से ये सारे के सारे डाइवर्ज हुए हैं। भले ही इनका प्राइमरी सीक्वेंस अलग अलग हो गया हो, लेकिन इनका एक कॉमन एक एंसेस्टर रहा होगा, यानी कि एक अलग ऑर्गेनिज्म रहा होगा। कभी किसी बहुत पहले के समय में कभी एक अलग ऑर्गेनिज्म रहा होगा, सपोज़ करिए इस तरीके से, जिसका ये बेस एक स्ट्रक्चर होगा और ये सारे के सारे अलग टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस में ये इसका जो एक कंजर्व डोमेन है वो सभी में कॉमन देखा जा रहा है। तो ये चीज़ प्रेडिक्ट की जा सकती है यहाँ पे। और ये ज़रूर हुआ होगा हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र से। आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र दो तरीके के मेथड्स होते हैं। अगर मैं वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र के बारे में कहूँ तो जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जब जीन ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जीन ट्रांसफ़र होता है, तो हम इसको वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र बोलते हैं। ये पता होगा आपको। वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद जीन्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूँ या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूँ, जैसे जो यहाँ पे इस केस में जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि हुआ होगा, तो इस केस में क्या है कि आपका जो बैक्टीरिया हैं उनके साथ क्या है, उनके साथ कोई पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, कॉन्जुगेशन वगैरह से करते हैं। तो इस कॉन्जुगेशन में क्या हो रहा है, आपका जो डीएनए है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके के ट्रांसफ़र को एक सेम, अगर हम लोग बोलें जनरेशन के अंदर जब ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरी जनरेशन नहीं बदल रही, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे नहीं जा रहा है, सेम जनरेशन में जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, देन यू कॉल इट एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बोलेंगे। तो यही हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ होगा, जिसकी वजह से कंजर्व्ड डोमेन देखा जाता है सभी जितने भी टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। तो ये कहानी यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब इसके बारे में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एक ख़ास बात है भाई, ये एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में ही देखने को मिलती है। ये क्या पिक्यूलियर चीज़ है, देखिए, क्लीवेज विद इन द रेस्ट्रिक्शन साइट। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एक डीएनए सीक्वेंस है और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट है, तो जो कटिंग होगी, यानी कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा वो यहीं पे आके काटेगा। ऐसा नहीं है यहाँ से हट करके यहाँ कहीं काट दे या यहाँ कहीं काट दे, ऐसा नहीं होगा। जो जिस साइट को रिकॉग्नाइज़ करना है, जो साइट रिकॉग्नाइज़ करनी है, उसी पे जा करके कट करना है। यही हमारा फंक्शन होगा किस चीज़ का, जो ये टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसकी पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है। ये अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक। ये कहानी समझ में आ गई। अब जो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहाँ पे RS मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है वो कैसी होगी जी, वो पैलिंड्रोमिक होगी। आपको पता है पैलिंड्रोम का मतलब क्या हो गया, इस डायरेक्शन से अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा अभी, जैसे आप इसको देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर ये है तो 5 प्राइम में GAATTC है
और इधर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ें GAATTC, तो ये पैलिंड्रोम्स हैं, इधर और इधर दोनों तरफ से सेम चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज पैलिंड्रोम। तो इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है दैट वुड बी अ पैलिंड्रोम। रेस्ट्रिक्शन साइट का लेंथ कितना होता है? लगभग 4 से 9 न्यूक्लियोटाइड्स की लेंथ होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका कोफैक्टर, इंपॉर्टेंट कोफैक्टर क्या है? देखिए यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है कि Mg2+ इन जनरल सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में चाहिए होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में Mg2+ की ज़रूरत हो गई। ATP यहाँ पे रिक्वायर नहीं होता, एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये दूसरा बड़ा रीज़न है कि आपका ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो ज़्यादातर लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ होता है। ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस Mg2+ यूज़ होता है। और मिथाइलेशन के लिए अब आपको पता है, मैंने भी बताया भी कि रेस्ट्रिक्शन सिस्टम अलग है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग है, मिथाइलेशन का एंजाइम अलग है। तो मिथाइलेशन के लिए मैंने आपको बोला भी था, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर के देखिएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में मैंने बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाला जो चैप्टर था या जो क्लास था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मिथाइलेशन के लिए S-एडिनोसिल मिथियोनिन की ज़रूरत पड़ती है। सैम का मतलब क्या हो गया? S-एडिनोसिल मिथियोनिन। और ये S-एडिनोसिल मिथियोनिन का काम क्या है जी? मिथाइल ग्रुप को डोनेट कर देना। अब अगर मिथाइल आपको ऐड करना है, सपोज़ करिए ये रिकग्निशन साइट है बैक्टीरिया के अंदर, ये रिकग्निशन साइट थी, जैसे मान लीजिए कि ये रिकग्निशन साइट है वायरस के अंदर। दो चीज़ें हो सकती हैं, राइट? ये रिकग्निशन साइट है वायरस के अंदर और ये है बैक्टीरिया के खुद के अंदर रिकग्निशन साइट। तो हमको वायरस को तो तोड़ना है, तो वायरस के केस में क्या होगा? सीधे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के यहाँ पे काट देगा इसको। बट हमें अपने बैक्टीरियल डीएनए को तो बचाना है ना, बैक्टीरिया अपने डीएनए को तो बचाएगा ही। तो वो क्या करेगा? बैक्टीरिया अपने डीएनए पे यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपके मिथाइल ग्रुप ऐड कर देगा। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है आपका मॉडिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? मिथाइलेज एंजाइम ये काम करेगा। बट मिथाइलेज एंजाइम को मिथाइल ग्रुप तो चाहिए। मिथाइल ग्रुप कहाँ से मिलेगा? वो यहीं सैम से मिलेगा, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी। ये सैम से आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जाकर के अटैच कौन करेगा? जो मिथाइलेज एंजाइम है, जो मिथाइलेज एक्टिविटी कर रहा है। तो ये कहानी हो गई। ATP की ज़रूरत नहीं है, Mg2+ की ज़रूरत है, सैम की ज़रूरत है। पैलिंड्रोमिक RS होता है इसका, 4 से 9 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है और क्लीवेज जो होती है वो रेस्ट्रिक्शन साइट के अंदर ही होती है। अब आइए बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेजेस की, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्या इसका एडवांटेज है टाइप 1 से और टाइप 3 से, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कटिंग है, सबसे पहला पॉइंट तो जी ये है कि कटिंग जो है इसकी वो डिफाइंड पोजीशंस पे होती है। जैसा मैंने बताया कि जहाँ जिस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा उसी साइट पे कट करेगा। तो डिफाइंड पोजीशंस पे कटिंग होगी। अगर डिफाइंड पोजीशंस पे कटिंग हो रही है तो आपको डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो गया? डिस्टिंक्ट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज ये एक्सपेरिमेंट किया तो आज आपको कुछ और फ्रैगमेंट मिल गया, कल किया तो कल कुछ और मिल गया, ऐसा नहीं है। आप जब भी करेंगे तो आपको डिस्टिंक्ट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स मिलेंगे अगर आप एक ही टेम्पलेट को काट रहे हैं तो। टेम्पलेट स्ट्रैंड्स अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको अलग अलग फ्रैगमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक ही टेम्पलेट यूज़ किया है तो आपको डिस्टिंक्ट फ्रैगमेंट्स नज़र आएंगे। तो डिस्क्रीट रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिस्टिंक्ट जेल बाइंडिंग पैटर्न। अब अगर आप इसको जेल पे चलाते हैं, अगर इन केस आप इसको जेल पे चलाओगे तो क्या होगा? आपको जेल के पैटर्न्स भी एकदम सेम मिलेंगे। जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट में किया था वैसे दोबारा करेंगे तो सेम जेल बैंड पैटर्न्स मिलेंगे। बैंडिंग समझ रहे हैं ना? अगर ये मैंने एक जेल चलाया है तो यहाँ पे जो इस तरीके के बैंड्स दिखते हैं, आप क्या करते हैं? आप इसको अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट क्या करते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो गया डिस्टिंक्ट जेल बैंडिंग पैटर्न्स। और नेक्स्ट प्रेडिक्शन एंड रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव रिजल्ट्स या रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स। मतलब क्या? रिप्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स का मतलब क्या हो गया? आप अपने रिजल्ट्स जो आपने पहले एक्सपेरिमेंट में किए थे वही जब आप दोबारा या तिबारा या चौबारा अगर कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, तो आपको वही रिजल्ट्स मिल जाए। इसी को कह रहे हैं रिप्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स, ठीक है? तो प्रेडिक्शन, आप रिजल्ट्स प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो वो यहीं काटेगा, इसी जगह पे काटेगा। तो आप आराम से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट होना चाहिए और आप रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं रिजल्ट्स को। तो ये हो गया। नेक्स्ट RM सिस्टम जो है अलग अलग एंजाइम्स में पाए जाने की वजह से ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तभी काम करेगा या रेस्ट्रिक्शन और मॉडिफिकेशन दोनों साथ में है तो मॉडिफिकेशन पहले काम करे, रेस्ट्रिक्शन बाद में करे। इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पर। हमारे एंजाइम्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेपरेटली काम कर सकते हैं।
ATP ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया अभी। और चौथा क्या है, स्टैगर्ड कट्स आर प्रोड्यूस। स्टैगर्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अगर हम ये एक DNA का स्ट्रैंड ले रहे हैं, यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये देखिए क्या है, ये आपकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। जब EcoR1 आपको पता है कि एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जब आप इससे यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं तो वो G और A के बीच में यहाँ पे कट कर देता है और यहाँ पर भी G और A के बीच में कट कर देगा। तो जो एंड्स मिलेंगे वो आपको कुछ इस तरीके के मिलेंगे। स्टैगर्ड एंड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये ओवरहैंग मिल रहा है, ये देखिए ओवरहैंग, ये देखिए ओवरहैंग, ये आपको ओवरहैंग्स मिल रहे हैं, राइट। तो यही ओवरहैंग्स, इसका मतलब क्या हो गया जी, ये आपको, इसका मतलब ये हो गया आपको ये जो स्टिकी एंड्स मिल रहे हैं, ये दोनों साइड में, इसको मैं नंबरिंग मिटा देता हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। हाँ, तो इसका नंबरिंग पे मैं भी फोकस मत करिए कि क्या आपको किस नंबर का ओवरहैंग मिल रहा है, दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एंजाइम। कौन सा एंजाइम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कौन सा ओवरहैंग मिलेगा वो चेंज हो जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि G और A के बीच में कटेगा और यहाँ पे भी G और A के बीच में कटेगा। तो एक स्टैंड पे देखिए आपको ये ओवरहैंग मिल रहा है और एक स्टैंड पे ये ओवरहैंग मिल रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्टिकी एंड्स हैं ये, राइट। क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों को छोड़ेंगे विदाउट कोई भी ऐसी चीज़ इसको जो रोक ना रही हो, इसको छोड़ देंगे अगर सॉल्यूशन के अंदर, तो ये वापस रीलाइगेट कर देंगे, वापस ये बॉन्ड्स बना लेंगे, वापस रीलाइगेट कर जाएंगे। तो ये हो गया आपका टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस हर बार मिलते रहें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नया बैच है गेट और नेट एग्ज़ाम्स के लिए, वो 5 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगर आप उसमें एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको बाकी की डिटेल्स शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।